गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, प्रारंभिक परीक्षा, पटवार, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रकार से आपके नोट्स तैयार करवाए हैं जिससे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका फायदा मिलेगा। हमने राजस्थान का इतिहास शुरू कर रखा है जिसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। अब चलते हैं अपन राणा सांगा पर। राणा सांगा जो थे, इनका शासनकाल 1509 से 1528 माना जाता है। इनके पिताजी का नाम रायमल था और माता का नाम रतन कुंवर था। इनका राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा के शासनकाल के समय शासकों की अगर अपन बात करें तो उस समय तत्कालीन समय में दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी थे, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा थे और मालवा के शासक नासिरुद्दीन थे। इन तीनों को इनके समकालीन माना जाता है। तो वह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सांगा से समकालीन शासन कौन कौन थे, तो इसका हमें ध्यान रखना है। 16वीं शताब्दी का राजपूताना का सबसे प्रबल और सबसे शक्तिशाली शासक इनको माना जाता है, राणा सांगा को। और राजपूताना का एकमात्र शासक माना जाता है जिनके अंडर सभी राजपूत शासक संगठित हो गए थे। अब राणा सांगा के युद्धों पर चलते हैं अपन। तो इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध था इनका खातौली का युद्ध, जो 1517 ईस्वी में इन्होंने लड़ा था। खातौली वर्तमान कोटा के अंदर स्थित है और ये युद्ध राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी। 1517 का युद्ध, खातौली का युद्ध, इनको क्रमानुसार भी पूछा जा सकता है। दूसरा युद्ध बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर के अंदर स्थित है और ये 1518-19 के अंदर लड़ा था। दोनों ही इसके सन मिलते हैं, 1518 भी मिलता है और 1519 भी मिलता है। ये युद्ध भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में भी राणा सांगा विजय हुए थे। तीसरा युद्ध इन्होंने लड़ा था गागरोन का युद्ध, जो गागरोन वर्तमान झालावाड़ के अंदर स्थित है और ये युद्ध 1519 में लड़ा गया था। ये युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में भी राणा सांगा विजय हुए थे। राणा सांगा ने फिर गागरोन विजय करने के बाद में मेदिनी राय को गागरोन की जागीर सौंप दी थी। अगला जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो था बयाना का युद्ध। जो बयाना का युद्ध इन्होंने 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में बाबर का सेनापति था मेहंदी ख्वाजा और इस युद्ध में जब इन्होंने पराजित किया बाबर की सेना को, तो बाबर की सेना इतनी भयग्रस्त हो गई थी, वो यहाँ से भागकर दिल्ली के बाबर के पास पहुंच गई और उन्होंने बोला था कि हम कभी भी जिंदगी में दोबारा राजपूतों से युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो फिर उन्होंने जो बाबर था उसने सेना को वापस तैयार करने के लिए उनको शपथ दिलवाई थी। अब चलते हैं उनके अगले युद्ध पर, जो खानवा का युद्ध था। ये 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा वर्तमान भरतपुर के अंदर स्थित है और ये युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था। उसका रीजन ये था, अब देखते हैं, राणा सांगा ने राजपूताना के राजाओं को इसमें भाग लेने के लिए पार्टी भेजी थी। तो अधिकतर राजपूतों ने इस युद्ध में भाग लिया था खानवा की तरफ से, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से। अब इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय के जो रीजन थे वो अपन देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि इस युद्ध में किन किन शासकों ने राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। तो इस युद्ध में मारवाड़ के जो शासक थे राणा गांगा के पुत्र मालदेव, इन्होंने भाग लिया था। बीकानेर में राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल ने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा ने भाग लिया था। वागड़ से उदय सिंह ने भाग लिया था और गागरोन से मेदिनी राय ने भाग लिया था। ईडर से भारमल ने भाग लिया था और देवलिया प्रतापगढ़ से रावत बाघ सिंह ने भाग लिया था। एकमात्र राणा सांगा के जो मुस्लिम सेनापति थे इस युद्ध के अंदर, उनका नाम था हसन खान मेवाती। मेड़ता की बात करें तो मेड़ता नागौर से वीरमदेव ने भाग लिया था और छोटी सादड़ी चित्तौड़ से झाला अज्जा ने भाग लिया था। तो ये समस्त शासक थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राणा सांगा के पक्ष में संपूर्ण मेवाड़ के जो मुख्य मुख्य शासक थे उन्होंने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में 9 राव और 104 सरदारों ने भाग लिया था। इतनी बड़ी और विशाल सेना होने के बावजूद भी इनकी हार के कारण क्या रहे, जो इस वजह से ये हारे। तो बाबर की जो युद्ध की तैयारी थी उसको अपन देखते हैं। पहले इन्होंने क्या किया था, जब बयाना के युद्ध में बाबर की सेना हार गई तो उन्होंने भयग्रस्त सैनिकों को तैयार करने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी कि आप, इन्होंने अपने सैनिकों को समझाया कि आप मुस्लिम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप शहीद भी होते हैं मुस्लिम धर्म के लिए तो आपको जन्नत नसीब होगी। तो सभी आप अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध करें। दूसरा रीजन था तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति का मतलब होता है सेना को 3 तरफ से घेर कर उनसे लड़ाई करना। इस युद्ध में बाबर ने राजस्थान में पहली बार तोपों और बारूदों का प्रयोग किया था, यह भी इनकी जीत का मुख्य कारण था। सांगा की सेनापति की अगर अपन बात करें तो युद्ध में सांगा के सेनापति सलदी तंवर थे। नागौर का खान ज्यादा, जिसने बाबर के साथ मिल गया था और इसने सांगा के साथ धोखा किया था, सलदी तंवर। तो इनका विशेष ध्यान रखना है अपन।
सांगा को 80 घाव के कारण सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे, इसको एक तरीके से सैनिक का भग्नावशेष की संज्ञा दी जाती है। अब इस युद्ध में जब सांगा घायल हो गए तो सांगा को उनका जो राज मुकुट था वो झाला अज्जा ने धारण कर लिया और सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर भेज दिया। घायल अवस्था में राणा सांगा को खानवा के अखेराज और अशोक परमार बचाकर दौसा बसवा में लेकर चले गए। तो इन दोनों शासकों का भी ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध में इनको बचाया किस किसने था, अखेराज और अशोक परमार ने, और इनको बसवा दौसा में ले गए। बसवा दौसा से रणथंभौर ले जाया गया। फिर सांगा को इरिच नामक स्थान पर उनके सरदारों ने जहर देकर मार दिया। अब ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सांगा जब होश में आए तो उन्होंने कहा कि मैं मेवाड़ की धरती पर कदम भी तब रखूंगा जब मैं बाबर को हरा दूंगा। इस प्रतिज्ञा की वजह से सैनिक और परेशान हो गए, तो इन लोगों ने, इनके सरदारों ने मिलकर इनको जहर देकर इरिच मध्य प्रदेश के अंदर इनको मार दिया। तो सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। अपन को ध्यान रखना है। अब सांगा के स्मारक की बात करें तो सांगा का जो स्मारक है वो बसवा दौसा के अंदर बना हुआ है, अभी भी मौजूद है। इनका अंतिम संस्कार और छतरी जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। राजपुताना के इतिहास में राणा सांगा को इंदु पथ नाम से जाना जाता है। खानवा विजय के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, अपन को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार खानवा युद्ध के बारे में विस्तार से अपन ने जाना। अब अगले शासक की तरफ चलते हैं। अगला शासक है रतन सिंह, और फिर उसके बाद में आता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536 माना जाता है। इनके समय गुजरात के जो शासक थे वो बहादुर शाह थे। इन्होंने 1533 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो 1534-35 में जब इन्होंने 1533 में पहली बार आक्रमण किया तो विक्रमादित्य की माती कर्मावती, उस कर्मावती ने इनके साथ संधि कर ली और संधि करके इनको संतुष्ट करके वापस भेज दिया। लेकिन 1534-35 में वापस इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो कर्मावती ने विक्रमादित्य और उनके भाई उदय सिंह, इन दोनों भाइयों को अपने ननियाल बूंदी के अंदर भेज दिया, जहां पर इनका ननियाल था। और चित्तौड़ की सुरक्षा का जो कार्यभार था इन्होंने देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के हाथों में सौंप दिया। रानी कर्मावती ने इस युद्ध में, युद्ध से पहले हुमायूं जो मुगल शासक थे उनको राखी भेजी थी कि आप मेरी सहायता के लिए मेवाड़ आए और मुझे इसके चंगुल से मुक्त करवाएं। लेकिन बहादुर शाह के खिलाफ वो वहां से नहीं आए हुमायूं। अब ये इस समय क्या होता है कि दूसरा शाखा रानी कर्मावती के अंडर में होता है 1534-35 के अंदर। बहादुर शाह के आक्रमण और इसका सामना किया था बाघ सिंह, जिसको इन्होंने कार्यभार सौंपा था। विक्रमादित्य का सेनापति इसको माना जाता है। तो बहादुर शाह के सेनापति रूमी खान के ने इस युद्ध में चित्तौड़ को जीत लिया था। अब रानी कर्मावती के अधीन ये जौहर का कार्य किया गया था। राउत बाघ सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था। तो कुल मिलाकर इसको दूसरा शाखा माना जा सकता है। शाखा उसको माना जाता है जिसमें जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं। हुमायूं ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और बहादुर शाह वहां से भाग गया। हुमायूं ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया बाद में, तो बहादुर शाह वहां से भाग गया और मेवाड़ के सरदारों ने पुनः विक्रमादित्य को वहां का शासक बना दिया। अब दासी पुत्र बनवीर जो था उसने 1536 के अंदर विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वह चित्तौड़ का राजा बन गया। तो ये विक्रमादित्य इसको मारने के बाद में उदय सिंह को मारना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो स्वामी भक्त पन्नाधाई थी उसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया और उदय सिंह की जगह चंदन को रख दिया और बनवीर ने चंदन के टुकड़े कर दिए और पन्नाधाई ने उसको केरतवारिन दंपति के साथ में कुंभलगढ़ दुर्ग में भिजवा दिया। अब चलते हैं बनवीर की तरफ। बनवीर का जो शासनकाल है 1536 से 40 माना जाता है। इनके समय में चित्तौड़ के अंदर तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये अपन को ध्यान रखना है। अगला शासक है राणा उदय सिंह। इनका शासनकाल माना जाता है 1540 से 1572। इनके पिताजी का नाम था राणा सांगा और माता का नाम कर्मावती था। इनकी धाई माँ जो थी वो पन्नाधाई थी, क्योंकि पन्नाधाई ने इन्हीं को बचाया था। उनका संरक्षण जो है वो कुंभलगढ़ के जो व्यक्ति थे आशा देवपुरा, इनके अधीन इनका पालन पोषण किया गया था। तो उदय सिंह ने मारवाड़ की सेना से 1540 में पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के एकमात्र राजा उदय सिंह थे जिन्होंने अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। ये अपन को ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के एकमात्र शासक उदय सिंह थे। अब युद्ध हुआ है हरमाड़ा का युद्ध, ये 1557 के अंदर हुआ था और इसमें हाजी का पठान और मालदेव एक तरफ थे और उदय सिंह दूसरी तरफ था। इसमें हाजी का पठान
विजय हुए थे। थोरमाड़ा के युद्ध किस सन के बारे में पूछा जा सकता है, किस सन में लड़ा गया था? 1557 के अंदर लड़ा गया था। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया था और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। तो उदयपुर नगर की जो स्थापना है वो 1559 की मानी जाती है। चित्तौड़ के शाखाओं के बारे में बात करें तो चित्तौड़ में 3 शाखा हो गई। पहला शाखा 1303 में रतन सिंह वो पद्मिनी के समय, दूसरा शाखा 1534-35 में बाघ सिंह और कर्मावती के समय, और तीसरा शाखा 1567-68 में जयमल और फत्ता की जो पत्नी थी उनके समय पर हुआ था। सम्राट अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने यहाँ पर आपातकालीन मीटिंग बुलाई और चित्तौड़ का कार्यभार जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर यहाँ से पहाड़ों में चले गए। अब इसके सेनापति थे जयमल और फत्ता उदय सिंह के। इस समय होता है तीसरा शाखा 1567-68। तो उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया इन दोनों ने एक तरफ थे और एक तरफ थी अकबर की सेना। तो इसमें विजय हुए थे अकबर। अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल को घायल कर दिया था। केसरिया जयमल के अंडर में हुआ था और इसका जो जौहर का कार्य है फूल कवर ने किया था। तो इस प्रकार ये भी एक शाखा बन जाता है। तो यहाँ पर तीसरा शाखा हो जाता है 1567। 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हो जाती है होली के दिन उदय सिंह की। अब चलते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल माना जाता है 1572 से 1597। इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर हुआ था, जिसको कटारगढ़ की संज्ञा भी दी जाती है। इनके बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम। राज्याभिषेक जो है इनका गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को उनके पिता की मृत्यु के दिन ही हो गया था और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। इनके घोड़े का नाम था चेतक और इनके दरबारी कवि थे चक्रपाणी मिश्र। इस चक्रपाणी मिश्र के बारे में पिछली आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया था। इनकी उपाधि की अगर अपन बात करें तो इनको उपाधि दी गई थी हिंदू केसरी की। इनकी मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई थी। इनका अंतिम संस्कार जो है महाराणा प्रताप का बारडोली के अंदर हुआ था। खेजड़ बांध के अंदर इनके नाम की 8 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो उसका नाम था अजबदे पंवार और इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम। तो महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार जो है वह सलुम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत बांधते थे। ये भी अपन को ध्यान रखनी है, तलवार बांधने का कार्य कौन करते थे? सलुम्बर के रावत करते थे। अब दत्ताने का युद्ध सिरोही के अंदर हुआ था 1583 के अंदर। इसमें जगमाल और सुल्तान बेगड़ा दोनों लड़े थे और सुल्तान देवड़ा, तो सुल्तान देवड़ा इस युद्ध में विजय हुए थे दत्ताने के युद्ध में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे ताकि वो अधीनता स्वीकार कर ले। और ये जो उसकी नीति थी भेजने की, उस नीति का नाम था सुलह कुल, कि पहले तो सामने वाले से सुलह की जाए, अगर वो तैयार नहीं हो तो बाद में फिर उसको युद्ध से पराजित करके अपने अधीन किया जाए। तो इसकी जो ट्रिक है अपन को ध्यान रखनी है, JMBT। नंबर 1 पर आया था जलाल खां, ये नवंबर 1572 में आया था। दूसरे नंबर पर आया था मान सिंह, जून 1573 के अंदर। तीसरे नंबर पर आया था भगवंत दास, सितंबर 1573 में। और चौथे नंबर पर आया था टोडरमल, दिसंबर 1573 में। तो इन चारों व्यक्तियों के नाम अपन को क्रमानुसार ध्यान रखने हैं, जो प्रतिनिधि मंडल के तौर पर अकबर के अधीनता स्वीकार करवाने के लिए राणा प्रताप के पास आए थे। अकबर ने मान सिंह को जून 1573 को प्रताप को समझाने हेतु भेजा था। जून 1573 में मान सिंह और प्रताप जो है उनकी मुलाकात जो उदयसागर झील की पहाड़ पर हुई थी। उदयसागर झील की पहाड़ पर मान सिंह ने कुल की निंदा की गई और इसी कारण मान सिंह को अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था। मान सिंह की कुल की इन्होंने निंदा कर दी कि तू राजपूत होते हुए भी राजपूत के खिलाफ लड़ रहा है, राजपूतों के खिलाफ लड़ रहा है। इस तरीके से इन्होंने मान सिंह नाराज हो गए। फिर हल्दीघाटी के युद्ध में मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। अब युद्ध की योजना जो है, इस युद्ध की योजना अजमेर के किले के अंदर बनाई गई थी। इसी अजमेर किले को मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है और अकबर का किला भी कहा जाता है। अकबर का जो विद्वान था अल बदायूनी, वो भी इस युद्ध के अंदर उपस्थित था, हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर। अब हल्दीघाटी का जो युद्ध है 18 जून और 21 जून 1576, दोनों तिथियां मिलती है। 18 जून तो मिलती है राजस्थान बोर्ड की किताबों में और 21 जून मिलती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में। ये युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप दोनों के बीच में लड़ा गया था और ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। इसमें किसी को कोई विजय नहीं मिली थी। महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में मुस्लिम सेनापति के रूप में हकीम का सूरी ने भाग लिया था और प्रताप के घायल होने पर उनका जो मुकुट था उसको ज्वाला बिदा ने धारण करके युद्ध किया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था
और मानसिंह के हाथी का नाम गजराज और गजमुक्त था। इनका जो चेतक था उसकी मृत्यु बालीचा गांव में हुई थी। वहां पर ही चेतक की छतरी बनी हुई है। अब इस युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध की तुलना अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग युद्ध से की है। बदायूं ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, तो अबुल फजल ने इसको खमनौर का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। तो इन तीनों नाम और तीनों विद्वानों के नाम अपन को ध्यान रखते हैं। बदायूनी गोगुंदा युद्ध, अबुल फजल खमनौर युद्ध, और कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपल्ली। गोपीनाथ शर्मा जो राजस्थान के इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार है, इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को अनिर्णायक कहा है, क्योंकि इसमें किसी को व्यक्ति को विजय नहीं मिली थी और ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। इस युद्ध के अंदर अकबर ने जो महाराणा प्रताप का सेनापति था राम प्रसाद, उसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया था। महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए अपनी अस्थायी राजधानी आवरगढ़ में को बनाया था। संकटकालीन राजधानी चावंड थी, जो 1585 में बनाई गई थी। 28 वर्ष तक इनकी राजधानी रही थी। महाराणा ने भीलों के सरदार पूंजा भील को राणा की उपाधि प्रदान की थी, तथा मेवाड़ के राज चिन्ह को एक तरफ राणा का चिन्ह चित्र और अंकित कर और दूसरी तरफ भील सरदार का चित्र अंकित होता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। मेवाड़ के राज चिन्ह के अंदर ये आज भी अपन देखते हैं, एक तरफ राणा का चित्र और दूसरी तरफ भील सरदार का चित्र। इस युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, तो उन्हें चूलिया गांव पाली के भामाशाह जो थे, उन्होंने धन आर्थिक मदद की थी। इसी भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण या भामाशाह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको ये संज्ञा दी है। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह भी इनको माना जाता है। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध फिर बाद में शहबाज खान को भेजा। अब होता है कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 महाराणा प्रताप और शहबाज खान के बीच में। तो शहबाज खान इस युद्ध में विजय हो जाते हैं। 3 बार शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, लेकिन वो अस्थायी तौर पर कुंभलगढ़ पर अधिकार नहीं रख पाए। 19 जनवरी 1597 को धनुष चढ़ाते समय मांसपेशियों में खिंचाव के कारण और पैर में घाव लगने के कारण महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में होता है दिवेर का युद्ध 1582 राजसमंद के अंदर। ये अगला युद्ध दिवेर का युद्ध 1582। ये महाराणा प्रताप और अमर सिंह इनके जो पुत्र थे, एक तरफ थे ये दोनों थे, और दूसरी तरफ शेरिमा सुल्तान खां जो अकबर का सेनापति था वो था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष की विजय होती है। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने संज्ञा दी है। तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। 1582 के अंदर ये लड़ा गया था। अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम दूत जो था जगन्नाथ कछुआ था, इसको 1585 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध भेजा था। अब चलते हैं अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम जो थे, उनका शासनकाल 1597 से 1620 माना जाता है। इनके पिता जो है उनका नाम महाराणा प्रताप था और माता का नाम अजबदे पंवार था। इनके समकालीन जो शासक मुगल शासक थे वो अकबर और जहांगीर थे। ये दोनों का ध्यान रखना है अपन को। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर, जिसको सलीम भी कहा जाता है, उसको 2 बार मेवाड़ भेजा था, अभियान पर भेजा था। ऊंटाला का युद्ध जो है वो 1599 के अंदर लड़ा गया था, और ये अमर सिंह और जहांगीर के बीच में लड़ा गया था। इसमें अमर सिंह विजय हुए थे ऊंटाला के युद्ध में। अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 में हुई थी, और जहांगीर सम्राट बने थे। अकबर की मृत्यु जो है 1605 में हुई थी और जहांगीर सम्राट बने थे। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि की अपन बात करें तो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी, और ये संधि अमर सिंह प्रथम और इनके पुत्र करण सिंह थे, ये पक्ष था। दूसरी तरफ जहांगीर और उनके पुत्र खुर्रम थे, इनके मध्य हुई थी 5 फरवरी 1615 को। तो इसकी शर्तें ये थी, अमर सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका रीजन ये था क्योंकि नहीं, जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका रीजन ये था क्योंकि वो मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था और मेवाड़ में लूटपाट कर रहा था, आग लगा रहा था। तो जब ये समाचार अमर सिंह के पास पहुंचा तो फिर उनके पास विकल्प नहीं बचा, क्योंकि मेवाड़ को उनको बचाना था। महाराणा ने मुगल दरबार, इसकी शर्तें देते हैं, महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। पहली शर्त, वैवाहिक संबंध भी मेवाड़ जो है मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मेवाड़ का उत्तराधिकारी मुगल दरबार में उपस्थित होगा, और चित्तौड़ के किले का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। 4 शर्तों के आधार पर ये मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो अपन को ध्यान रखना है किस शासक के समय हुई थी, अमर सिंह प्रथम के समय हुई थी। अब मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक बन गया अमर सिंह प्रथम। 1620 में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इनका अंतिम संस्कार आहड़ के अंदर
हो जाता है, कर दिया जाता है। तो इस इनके ऊपर एक कलंक लग गया है, जो महाराणा प्रताप की जो प्रतिष्ठा थी, वो एक ये इनकी वजह से खराब हो गई, क्योंकि इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अगले शासक है महाराणा कर्ण सिंह। इनका शासनकाल माना जाता है 1620 से 1628। मुगल दरबार में जाने वाला पहले मेवाड़ी थे। शाहजादा खुर्रम का विद्रोह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ हुआ, तो कर्ण सिंह ने इनको जगमंदिर में शरण दी थी। जगमंदिर पिछोला झील के अंदर बना हुआ है। महाराणा कर्ण सिंह के समय ऐसा हुआ था। जग महल का जो निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, इसकी जबकि इसकी नींव कर्ण सिंह ने रखी थी। कर्ण विलास महल और दिलकुश महल भी इन्होंने निर्माण करवाए थे। अगले शासक है जगत सिंह प्रथम। 1628 से 1652 का शासनकाल माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ मुगल जो संधि उसका उल्लंघन किया था। उल्लंघन करने के लिए इन्होंने दुर्ग का निर्माण करवाना वापस से शुरू कर दिया था। अगले शासक है महाराणा राज सिंह प्रथम। इनका शासनकाल है 1652 से 1680। जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तब राज सिंह ने टीका दौड़ आयोजित करवाकर मुगलों के ठिकानों पर अधिकार कर लिया। दोराई के अनिर्णायक युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने दारा सिकों को कांकड़बाड़ी अलवर में कैद कर लिया था। दारा सिकों को इन्होंने कांकड़बाड़ी अलवर के अंदर कैद कर लिया था। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद का रीजन क्या है? पहला विवाद तो था चारुमती को लेकर। चारुमती क्या थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी और ये राज सिंह से प्रेम करती थी, जबकि इसका जो परिवार वाले थे वो औरंगजेब के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे। चारुमती ने राज सिंह के साथ शादी कर ली, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष की वजह ये बन गई। दूसरा रीजन था औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगा दिया गया था। इस जजिया कर का इन्होंने विरोध किया, तो एकमात्र शासक जिन्होंने जजिया कर का विरोध किया था वो राज सिंह थे। अब इन्होंने जो निर्माण करवाया वो श्रीनाथ जी का मंदिर था, उसका निर्माण नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर करवाया। श्रीनाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ मिलता है। और दूसरा द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण इन्होंने कांकरोली राजसमंद के अंदर करवाया। 1676 में राजसमंद झील का निर्माण इन्होंने राजसमंद में करवाया। इस झील को गोमती नदी का पानी रोककर बनाया गया है और इसकी नींव घ्योर माता के द्वारा रखी गई थी, ऐसा भी अपन को जानकारी मिलती है। राजसमंद झील के किनारे पर घ्योर माता का मंदिर भी बना हुआ है। अब ये दोनों मंदिर जो थे, इनको बनाया राज सिंह ने, तो वो भी इनका विरोधी हो गया औरंगजेब, क्योंकि वो मंदिरों को तोड़ रहा था उस समय पर। अब राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति ग्रंथ शिलालेख वो लिखा गया था। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे और इसकी भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें मेवाड़ का इतिहास है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी इसको माना जाता है और ये 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण की गई है, तो ये सबसे बड़ी प्रशस्ति इसको माना जाता है। इनकी पत्नी रामरसदे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, ये भी अपन को फैक्चुअल तौर पर ध्यान रखना है। महाराणा जयसिंह, इनका शासनकाल 1680 से 1698 माना जाता है। राज सिंह की मृत्यु के पश्चात ये शासक बने थे। इस निर्माण की बात करें अपन जयसिंह की, तो इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जिसको जयसमुद्र भी कहा जाता है। और इस झील का निर्माण इन्होंने गोमती नदी का पानी रोककर किया गया करवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील मानी जाती है। अगले शासक है अमर सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1698 से 1710 और इनके समय का मुख्य समझौता था देवारी समझौता, जो 1708 के अंदर हुआ था। इस समझौते में मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह द्वितीय, आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह। अमर सिंह की पुत्री चंद्रकुंवरी प्रेम करती थी सवाई जयसिंह के साथ, और माधो सिंह प्रथम जो थे उसको आमेर का अगला शासक बनने की शर्त पर, मतलब इनसे उत्पन्न जो पुत्र था माधो सिंह, उसको अगला शासक बनाने की शर्त के आधार पर यह समझौता किया गया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734, इनकी पुत्री शकुंतला के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन की योजना इन्होंने बनाई थी, जो 17 जुलाई 1734 को किया गया था। इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष भी संग्राम सिंह द्वितीय को माना गया था, लेकिन इनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी सम्मेलन से पहले। वेदनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। वेदनाथ प्रशस्ति जैसी संज्ञा जानकारी में मिलती है। अगले शासक की तरफ चलते हैं, वो थे जगत सिंह द्वितीय। 1734 से 1751 इनका शासनकाल माना जाता है। सर्वप्रथम मराठा आक्रमण और उनमें बढ़ोतरी इन्हीं के समय से मानी जाती है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। योजना जो है आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। तो इसमें भाग लेने वाले जो शासक थे हुरडा सम्मेलन के अंदर, वो थे जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह,
बूंदी के दलेल सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह। इन सभी शासकों का नाम अपन को ध्यान में रखना है। जयपुर से सवाई जय सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, मेवाड़ से जगत सिंह और बीकानेर से जोरावर सिंह। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण भी जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। अब अगले शासक है हमारे भीम सिंह, जिनका शासन काल है 1778 से 1828। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति इनके समय काफी कमजोर थी। इनके समय गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था, जो पर्वतसर नागौर के अंदर स्थित है, और एक गिंगोली का युद्ध 1807 के अंदर लड़ा गया था। एक तरफ मानसिंह राठौड़ थे और दूसरी तरफ जगत सिंह द्वितीय थे, और इसमें जगत सिंह विजय हुए थे क्योंकि इनकी तरफ अमेरिका पिंडारी आकर मिल गए थे। भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वो 13 जनवरी 1818 को की थी। मेवाड़ की ओर से संधि करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। अजीत सिंह चोंडावत ने इनका पक्ष रखा था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक की बात करें तो क्रांति के समय मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह थे, और एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक गोपाल सिंह थे। तो इस प्रकार से हमारा जो मेवाड़ का जो इतिहास है वो समाप्त होता है, और हमारी मेवाड़ के इतिहास की सिसोदिया शाखा का अंत होता है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।